Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 14th of September 2022, Wednesday. Before starting the lecture, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is: the mind is its own place, and it itself can make a heaven of hell and a hell of heaven. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट पावर्स मूव टू मेक पीएफसी फर्स्ट डीएफआई फॉर नेट ज़ीरो। According to the sources aware about the matter, the Union Power Ministry has got one proposal. What is that proposal all about? Its proposal is about Power Finance Corporation. All Power Finance Corporation, that is PFCs, should be granted the status of DFI. What is DFI? That is Development Financial Institution. तो जितनी भी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, पीएफसीज हैं, उनको डीएफआई का स्टेटस दे दिया जाए एज पर द people aware about the matter. And what is the objective? What is the rationality behind it? Why these PFCs are actually asking for the DFI status? The basic objective behind this move is to enable the Power Finance Corporation to steer the global climate funding and net zero investment in the country. तो बेसिकली फंडिंग अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फ़ंड के सोर्सेज के अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पीएफसीज़ को डीएफआई का स्टेटस ग्रांट करने की रिक्वेस्ट या प्रपोजल को डिस्कस किया जा रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, विद दिस द न्यू दिल्ली बेस्ड पीएफसी, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, would be the first DFI for climate and energy transition in India. तो अगर ये प्रपोजल लॉजिकल कंक्लूजन में आता है, तो जो दिल्ली बेस्ड पहली पीएफसी है उसको सबसे पहले डीएफआई का स्टेटस मिलेगा फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया। और इस प्रपोजल के अप्रूवल के बाद बहुत सारे जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट और सोवरेन फाइनेंसिंग एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, जो कई टाइम से वो रेस कर रही हैं, देयर इज़ अ लैक ऑफ नोडल एजेंसी फॉर क्लाइमेट लोन्स एंड एड इन द कंट्री। जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, सोवरेन फाइनेंसिंग एजेंसीज, वो कई टाइम से ये कंसर्न रेज कर रही हैं कि एक कोई प्रॉपर नोडल एजेंसी नहीं है जो कि क्लाइमेट लोन और क्लाइमेट एड जो कंट्री में हो रहा है उसको हेल्प कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑफ सोवरेन फाइनेंशियल एजेंसीज़ का जो कंसर्न था वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा। पीएफसीज़ जो हैं वो डीएफआईज में कन्वर्ट हो जाएंगी और बेसिकली ये डीएफआईज का जो पर्पस ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज़ फॉर क्लाइमेट फंडिंग, टू प्रमोट द क्लाइमेट फंडिंग, टू एड द क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन फंडिंग। और इनको नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड एक्ट 2021 के तहत इन सारी पीएफसीज़ को डीएफआई या पीएफसी को डीएफआई का स्टेटस दिया जाएगा। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी कंसर्न या डिस्कशन किया जा रहा है, उसको भी रिटर्न में लिखा गया कि दिस टाइप ऑफ प्रपोजल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। और अगर इन जनरल बात करें, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर डीएफआई का स्टेटस मिल जाता है, चाहे वो कोई बैंकिंग हो इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सोवरेन एजेंसी हो, फंडिंग एजेंसी हो, तो डेफिनेटली उस फंडिंग एजेंसी के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए फॉरेन फंडिंग को एक्सेस करना आसान हो जाता है। ग्रांट्स, लोन्स को ज़्यादा क्वांटम में, ज़्यादा वैल्यू में वो ले सकते हैं इन कंपेयर टू पीएफआईज, जो कि पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन पर रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। डीएफआई का स्टेटस मिलने के बाद से फाइनेंसिंग जो सोर्सेज होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी चॉइसेस, उनके ऑल्टरनेटिव्स बढ़ जाते हैं। तो ग्रीन एनर्जी को, एनर्जी ट्रांजिशन को, क्लाइमेट को प्रमोट करने के लिए जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उनको डीएफआई का स्टेटस देने का प्रपोजल चल रहा है। एंड दीज आर द फ्यू क्लिप्स और फ्यू हेडलाइंस ऑफ फ्यू की पॉइंट्स अबाउट दिस प्रपोजल। और अगर नेट ज़ीरो एमिशन की बात करें, नेट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बाई 2070, जो इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है कि 2070 तक इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो नेट ज़ीरो पहुंच जाएगा। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट के केस में।
और ये प्रपोजल जो है PFCs को हेल्प करेगा इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एक्सेस करने में. So this is the current loan asset mix of PFCs. Renewable 10%, conventional generation 47%, transmission and distribution 42%. With this DFI status, the PFCs will be able to spend more on this renewable part or renewable share. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, 3 and 4 जो कि पेज नंबर 4 पर दिए हुए हैं. दिस इज़ टाइम फॉर इंडिया, कांट मिस द बस FM. तो बेसिकली जो 3 आर्टिकल्स हैं ये हमारे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके ओपिनियन हैं जो उन्होंने अलग अलग फोरम में अपने ओपिनियन प्रेजेंट किए हैं. तो पहला जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का है. उनके अकॉर्डिंग ये जो टाइम चल रहा है, दिस इज़ अ ग्लोबल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. और इंडिया को इस टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए एज़ पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर. तो हीरो माइंड समिट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के उसके कई सारे पैरामीटर्स को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए. एज़ पर हर कि जो स्मॉलर बिजनेस है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो उनको इक्वल सपोर्ट गवर्नमेंट से भी चाहिए और उनको जो लार्ज कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी उसी अमाउंट का सपोर्ट चाहिए. ये बेसिकली इस क्वेश्चन को कब आंसर किया, उनसे पूछा गया था कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन पर जो ड्यूज़ हैं, जो उन पर लोन्स हैं, क्या उनको माफ़ किया जाएगा. तो उसको लेकर के हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जितना बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को सपोर्ट की ज़रूरत है, उतने ही सपोर्ट की ज़रूरत MSMEs को भी है. केवल गवर्नमेंट से ही नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से भी. तो MSME, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इन सब को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस आर्टिकल इन फुल. सो दीज आर द की हाईलाइट्स. इसी तरह इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को लेकर भी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने माइंड समिट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. रुपी डजंट नीड डिफेंडिंग, इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, नागेश्वरन. तो हीरो माइंड समिट में मिस्टर नागेश्वरन को भी इनवाइट किया गया था. वहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जिस तरीके से इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है और RBI इंटरवेंशन कर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी पर देखने को या फॉरेन एक्सचेंज रेट पर देखने को क्यों नहीं मिला. उसी को लेकर के जो मिस्टर नागेश्वरन हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं इंडिया के, उनका ये कहना था कि RBI जो है वो केवल नेसेसरी स्टेप्स ले रही है टू इंश्योर दैट द मूवमेंट ऑफ रुपी इज़ ग्रेजुअल एंड इन लाइन विद द मार्केट ट्रेंड. इंडियन रुपी को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है. जिस तरीके से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी, इंडियन रुपी भी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. उसी एक्सचेंज रेट पर इंडियन रुपी कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. रुपी किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा. इट इज़ ऑल अबाउट द ओपन मार्केट इकोनॉमी. और इंडिया फंडामेंटल जो हैं, इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो इंडियन रुपी है वो अपना ध्यान, अपनी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कर सकता है. इसके बाद जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने SEZ और WFH को लेकर के अपने कुछ ओपिनियन दिए हैं. एज़ पर हिम गवर्नमेंट प्लानिंग 100% WFH इन SEZ गोयल. तो कुछ टाइम से इंडस्ट्री एसोसिएशन से यहाँ बोल सकते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एसोसिएशंस हैं, दे आर एक्चुअली डिमांडिंग 100% WFH फैसिलिटी. व्हाट इज़ WFH फैसिलिटी? वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी. तो SEZ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट दैट इंडस्ट्री डिमांड टू अलाउ 100% वर्क फ्रॉम होम फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिट्स दैट आर established in these special economic zone. तो as per Mr. Goel, government is considering, government would look into this matter, and this
a proposal has been approved or this particular regulation has been implemented, तो जो ये मूव होगा इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्पेशली स्मॉल सिटीज़ जहाँ पर SEZ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, तो वहाँ पर SEZ इस्टेब्लिश करके वहाँ के एम्प्लॉयज़ को 100% वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सकेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव होंगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ, दे हैव ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, उनके अपने स्पेशल प्रोडक्ट और सर्विसेज भी हैं, बट दे कैन नॉट एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स ऑफ goods and item from these small cities would also increase after this proposal. So let us see whether government will actually approve the 100% work from home facility for these units established in SEZ. Although इसका बहुत ज़्यादा benefits है, कॉस्ट भी सेव होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो फुली रियलाइज़ होगा, इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर स्मॉल सिटीज़ में ऐसे इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो ये इसके कुछ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं अगर ये 100% वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 and 6 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया जून क्वार्टर GDP ग्रोथ सेकेंड वर्स्ट अमंग द G20 नेशन OECD। व्हाट इज़ OECD स्टैंड्स फॉर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके OECD का फुल फॉर्म बता सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या। न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द जून क्वार्टर। तो जून क्वार्टर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ये जून क्वार्टर गया है, इसमें जो इंडिया की GDP ग्रोथ रही वो 1.4% से कॉन्ट्रैक्ट करी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर सीजनैलिटी के बेसिस पर एडजस्ट किया जाए तो दिस वाज द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस अमंग द G20 कंट्रीज़। तो जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके में ये सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस इंडिया की रही इस जून क्वार्टर में। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो जून क्वार्टर है उसमें इंडिया ने G20 कंट्रीज से कंपैरिजन में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस दिया कंपेयर करने में। जो इस बार का क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अगर ये सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस थी तो फर्स्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस किसने दी? डेफिनेटली नन अदर देन चाइना की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही G20 कंट्रीज़ में, फॉलोड बाय इंडिया। ऑल्दो तो ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात का कंपैरिजन, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करें तो इंडिया जो रही वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही ऑन दिस पर्टिकुलर मार्च और जून क्वार्टर। लेकिन क्वार्टर वाइज कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी में हमें 1.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। चाइना की परफॉर्मेंस क्यों ख़राब रही? चाइना की परफॉर्मेंस जो कोविड-19 के आउटब्रेक्स हो रहे थे उनकी वजह से जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे उसकी वजह से डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से चाइना इज़ द एक्चुअली लुकिंग एज अ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज अमंग द G20 नेशंस। तो हाईएस्ट ग्रोथ किसने रजिस्टर करी? सऊदी अरेबिया और तुर्की। यस, और टर्की भी बोलते हैं, इन्होंने हाईएस्ट GDP ग्रोथ रजिस्टर करी। कुछ कंट्रीज़ के जो डेटा थे वो अवेलेबल नहीं थे, रशिया और अर्जेंटीना का। तो दिस इज़ द कंपाइलेशन बाय OECD, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग परफॉर्मेंस रजिस्टर करी। ओवरऑल इंडिया और चाइना की जो परफॉर्मेंस रही वो सेकेंड और फर्स्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, उसी न्यूज़ में उसको भी कवर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इन डायर स्ट्रेट्स, आउटपुट अप 1.1% ओवर फाइनेंशियल ईयर 20। तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या IIP जो है, IIP ग्रोथ इंडस्ट्रियल आउटपुट जो रहा, फैक्ट्री आउटपुट रहा, मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट रहा वो इस क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर डेटा को हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इस समय डायर कॉन्सिक्वेंसेस में है, डायर सिचुएशन में है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ इन मच मोर पेन देन वाज रिवील्ड बाय द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ IIPs। तो ये एक्सपर्ट्स का, बिजनेस जो स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो IIP में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे भी ख़राब सिचुएशन है इस समय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की।
While it grew at 3.2% in July year-on-year basis, the expansion was just 1.1% when compared with the same period in the pre-COVID year. 2020 से अगर कंपेयर करें तो जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 1.1% का एक्सपेंशन या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर हम सेगमेंट वाइज देखें कि जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं और जो आईआईपी हैं और इवन कोर इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी अगर हम कंपेयर करें तो भी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर टू मेजर सेगमेंट्स की बात करी जाए, कौन कौन से मेजर सेगमेंट, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जो दोनों ही कोर सेक्टर हैं इंडियन आईआईपी में। तो अगर इन दोनों ही सेक्टर को देखा जाए तो माइनिंग में केवल 1% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है प्री कोविड के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रिसिटी में केवल 2.3% का इंक्रीज़ देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 20। तो अगर डेटा कंपेयर करें प्री कोविड से और इस समय का डेटा, तो जो सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि हमने जो आईआईपी कवर किया था वो भी रिसेंट क्वार्टर का जुलाई मंथ का कवर किया था, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन तो है, लेकिन अगर प्री कोविड से कंपेयर करें तो और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। और किसी भी इकॉनमी के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट उसका strong नहीं है तो डेफिनेटली इट मे नॉ लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर इकॉनमी, जो कि जिसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं हमें। Although experts are anticipating on the basis of GST e-way bills that in the month of August the manufacturing sector may see the healthier growth rate, वो तो फ्यूचर में देखने की बात है, लेकिन probably अभी के अकॉर्डिंग जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है that is actually stammering। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 that is given on page number 6 of business standard, another 30-50 BP repo rate hike on cards in MPC रिव्यू। तो जिस तरीके से फूड कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ी और जिसका इम्पैक्ट हमें सीपीआई पर देखने को मिला है, जो कि 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी है, तो जो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है उससे अभी भी बहुत ज़्यादा है सीपीआई। तो उसको देखते हुए जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली कि जो अपकमिंग 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है उसमें डेफिनेटली आरबीआई इस बार 35-50% बीपीएस का इंक्रीज़ करेगी। कब शेड्यूल है ये मीटिंग? सितंबर 28 और 30 को ये मीटिंग शेड्यूल है। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, द सेंट्रल बैंक विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन डाउन even though the economic growth has remained sluggish। हालांकि गवर्नमेंट और आरबीआई कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि दोनों का ही फोकस जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन सेकेंडरी कंसर्न है। बट इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और आगे आने वाली एमपीसी कमेटी मीटिंग में 35 से 50% का इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ग्रोथ जो है वो भी वीकन हो रही है। तो दिस इज़ अ पॉलिसी डिलेमा फॉर आरबीआई, और आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन पर फोकस करेगी जो कि उसका प्राइमरी मैंडेट है। आप देख लेते हैं some other news clips। Nifty reclaim 18K mark, settle at 8-month high। ट्यूसडे को यानी कल मंगलवार को निफ्टी 50 ने 18,000 का मार्क फिर से क्रॉस कर लिया आफ्टर द 5 मंथ्स के लो के बाद फाइनली निफ्टी 50 ने 18,000 का मार्क अचीव किया थैंक्स टू सस्टेन फ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई में रिटर्न देखने को मिला और इसी रिटर्न की वजह से जो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों एफपीआई में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़। ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस आने थे इकोनॉमीज़ को, वो आ चुके हैं। नाउ इकोनॉमीज़ विल स्टार्ट रिवाइविंग। इसकी वजह से हमें एफपीआई में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिला और उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, जिसमें की वजह से इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडिया में भी रिटर्न देखने को मिला और इसी रिटर्न के बाद ये हमें हाइक निफ्टी 50 में देखने को मिला। टॉप गेनर्स कोल इंडिया, एमएनएम, आईटीसी, एनटीपीसी। टॉप लूजर्स विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, दिवीज एंड इंफोसिस वर द टॉप लूजर। अगर सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पीएसयू बैंक्स ने दी, फॉलोड बाय एनर्जी एंड ऑटो। एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, इनमें भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। नेगेटिव परफॉर्मेंस फार्मा और आईटी सेक्टर में देखने को मिली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। $20 बिलियन चिप जेवी एम्स टू ब्रेक इवन इन 5 years।
तो वेदांता फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर, इन दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया था। किस लिए जॉइंट वेंचर किया था? इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से एक MOU भी साइन किया है, जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स में इन अपकमिंग 5 ईयर्स। और इन्हीं 5 ईयर्स के बाद ही जो ये दोनों जॉइंट वेंचर है वेदांता फॉक्सकॉन, ये ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाएंगे। व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट? मतलब इस 5 साल के ड्यूरेशन में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 5 साल का टाइम इन्हें चाहिए होगा इस पर्टिकुलर एंटिटी को, फैब्रिकेशन यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रॉफिटेबल एंटिटीज में बनाने के लिए। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट। कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पे चल रही है, लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, 0-0 पर। ऑल्दो इट्स अ वेरी आइडल सिचुएशन, लेकिन कंपनी का कहना है कि $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बाद चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 5 साल में हम ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द मेगा प्लान्स बाय दीज 2 कंपनीज एंड अदर कंपनीज इन केस ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग। चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंडिया की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल मार्केट पे गवर्नमेंट ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई सारी प्रमोशन पॉलिसीज़ भी चलाई थी। इसी प्रमोशन पॉलिसीज़ और इंसेंटिव स्कीम के तहत ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंट बनाए जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स रीच आउट टू इंडिया amid the geopolitical shifts. So in a departure from the earlier instance, now global bond index providers is actually reaching to India for what? For inclusion of its sovereign debt on their platforms. India कई टाइम से जो बॉन्ड्स मार्केट है, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस में, ग्लोबल बेंचमार्क में इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो उनको लिस्टिंग करी जाए। हालांकि बहुत सारे रेगुलेशंस की वजह से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से, लूप होल्स की वजह से जो ग्लोबल जो बेंचमार्क प्रोवाइडर्स हैं या ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं वो इंडिया के बॉन्ड्स को या बॉन्ड जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लिस्ट नहीं कर रहे थे। बट फाइनली जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से इंडियन इकॉनमी परफॉर्म कर रही है, उसको देखते हुए नाउ नंबर ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स आर एक्चुअली रीचिंग टू इंडिया फॉर इंक्लूजन ऑफ सोवरेन डेट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि जिस तरीके से रशिया को निकाला गया है इन सारे बेंचमार्क इंडाइसेस से, तो अब इमर्जिंग मार्केट्स को इसमें इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रशिया के इंक्लूजन के पास एक बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई नाउ ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स themselves restart the discussion, but have also agreed to try and facilitate the process without pressing for the tax exemption for overseas investors. Basically जो ये इंडेक्स प्रोवाइडर हैं, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर से कहते थे, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाते थे कि अगर आप ये करें, कंडीशंस थी, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और ये कहते थे कि ये टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन जो सोवरेन बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडर कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज ये फॉलो करेंगी, देन ओनली दे विल लिस्ट द इंडियन सोवरेन डेट इनटू दीज प्लेटफॉर्म्स। बट एज ऑफ नाउ टॉक्स उन्हीं ने इनिशिएट की थी। क्यों इनिशिएट? क्योंकि देयर इज़ अ वैक्यूम आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ रशिया फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। सो लेट अस सी कि इस नेगोशिएशन का, इस रिक्वेस्ट का एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या सोवरेन डेट और इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट हो पाते हैं इन ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म्स पे। ये तो बात रही बॉन्ड और बॉन्ड मार्केट की, लेकिन अगर बॉन्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको लेकर के भी एक न्यूज़ है। बॉन्ड यील्ड ड्रॉप्स, रुपी गेन 38 पैसे अगेंस्ट डॉलर। तो फिलहाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज में इंडियन रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 38 पैसे का अप्रिसिएशन देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे बॉन्ड मार्केट को देखने को मिला। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रुपी स्ट्रेंथन शार्पली ऑन Tuesday as optimism over the prospect of Indian sovereign debt। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जैसे ही लिस्टिंग की बात आई, जैसे ही ग्लोबल जो बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने जैसे ही लिस्टिंग करी, उसके इमीडिएटली बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिला। एफपीआईज में भी रिटर्न देखने को मिला। जो एप्रिसिएशन था इंडियन रुपी में वो भी हुआ, 38 पैसे का एप्रिसिएशन देखने को मिला। जो 10 साल के बेंचमार्क इंडाइसेस हैं इंडिया में, उसकी जो यील्ड थी वो ड्रॉप करी। तो ये सारा हमें जो भी इम्पैक्ट देखने को मिला, दिस इज़ ऑल अबाउट द वन न्यूज़। कौन सी न्यूज़ है कि जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स है उन्होंने जो इंडिया के जो सवरन डेट है उनको इंक्लूड करने की बात कही थी अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से रुपी में भी एप्रिसिएशन, रुपी 79.15 पर क्लोज हुआ, जो कि पहले 79.53 था। And yield on the 10-year benchmark settled at 7.08 and जो कि 7.14 था प्रीवियस क्लोज पर। तो बॉन्ड यील्ड
और इंडियन रुपी दोनों में ही पॉजिटिव हमें गेन देखने को मिला. दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Links are given on description box on chat. And if you like the initiative, please share among your network and friends. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.